नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पुरानी पेंशन स्कीम पर हुए सवाल और बवाल से जाहिर है कि 2023 के अखाड़े में पुरानी पेंशन पर बड़ा द्वंद्व होने जा रहा है। उधर बीजेपी शासित कर्नाटक सरकार ओपीएस पर अध्ययन कर रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी विचार के संकेत दिए। मध्य प्रदेश में लगभग 7.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें चुनावी राजनीति में हल्के में तो नहीं ही लिया जा सकता। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला आज विधानसभा में फिर गूंजा। सदन में विपक्ष ओपीएस पर सवाल के साथ नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ बोले, कर्मचारी चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, लेकिन सरकार ने बता दिया उनका ऐसा कोई विचार नहीं। दावा कि हम कर्मचारियों के हित में काम करेंगे। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर छलावा करने का आरोप लगाया। मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपका विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मैंने कहा आप लागू करेंगे क्या? बोले हम लागू नहीं करेंगे। आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात है। सदन में विपक्ष के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं, जबकि मंत्री गोपाल भार्गव ने विपक्ष पर शाराना अंदाज में हमला बोला। अब कमलनाथ जी तो ऐसी ही बात करते हैं। कोई शेर था नहीं, मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की। हमने कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और इस प्रकार के प्रस्ताव आएगा तो सर प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। अब आएगा तब देखेंगे। 2004 में केंद्र की एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी। हालांकि देश भर में ओपीएस को लागू करने की मांग कर्मचारी लगातार करते रहे। कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा हो चुकी है। हिमाचल में ओपीएस का वादा कर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन बड़ी टेंशन लेकर आई है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सीधा आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। पीसी शर्मा साहब, पूर्व मंत्री कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में, और साथ ही दिव्यराज सिंह जी, विधायक बीजेपी से, आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही उमाशंकर तिवारी जी, प्रदेश सचिव कर्मचारी संघ, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पीसी शर्मा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। विपक्ष लगातार मसले को उठा रहा है, वादा भी कर रहा है, कह भी रहे हैं आपकी सरकार में आएंगे तो आप ओपीएस लागू करेंगे। सवाल यह भी है, ठीक है, अच्छी बात है, कर्मचारियों की बात उठाइए, उनकी मांग के साथ भी खड़े हुई है, लेकिन यह जरूर बताइए कि कैसे लागू करेंगे, फंड कहां से आएगा? देखिए, ऐसा है जी, ये पूत के बाओं पालने में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2005 में पेंशन बंद की। वो कर्मचारी जो जिंदगी भर जनता की सेवा कर रहा है, शासन की सेवा कर रहा है, उसके बुढ़ापे में उसको 200, 400, 600 रुपए की पेंशन मिल रही है। ये कौन सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या अटल बिहारी जी की सरकार का ये कौन सा इससे ये हल करना चाहते थे? भाई, आप बाकी बुजुर्ग है उसको पेंशन दे रहे हो, बाकी को पैसा देना चाहते हो लाडली योजना में 1000 रुपए, लेकिन
जिसने सेवा की है 30-40 साल, उसको पेंशन नहीं देंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर हम कह रहे हैं तो ऑथेंटिक उस पर बात कर रहे हैं। आज जब ये सज्जन वर्मा जी का क्वेश्चन आता है तो उस पर सरकार कहती कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, मतलब हम ओल्ड पेंशन नहीं देंगे, उसको बहाल नहीं करेंगे। ये भोपाल के अंदर ऑल इंडिया का इनका एक यूनियन है, उन्होंने गोविंदपुरा के उसमें हजारों लोग, कम से कम 25-30 हजार लोग पूरे मध्य प्रदेश से आए थे, उनने भी इसकी मांग की थी और पूरे मीडिया ने इस चीज को उठाया था, भाई आखिर ओल्ड पेंशन क्यों नहीं लागू हो। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये छत्तीसगढ़ में, ये राजस्थान में है और अभी अभी हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद लागू किया है। तो पूत के पांव पालने में हम जो कह रहे हैं उसके ऑथेंटिक प्रूफ है कि कांग्रेस पार्टी इसको करेगी, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश उसको कर रहा है या बाकी हमारे जो स्टेट, उसी तर्ज पे उसको किया जाएगा। और जहां तक इसका सवाल है फंड्स का, ये भारतीय जनता पार्टी का जो बजट आया है, ये सब कर्ज में डूबे हुए लोग हैं। ये 4 लाख करोड़ का इन्होंने कर्जा कर दिया है, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार में ये कर्ज की स्थिति ये नहीं थी। पीसी शर्मा साहब, आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल की बात की, सब चीजों को तो लोगों को मिलने लगी क्या पुरानी पेंशन? अप्लाई हो गई क्या? क्यों नहीं मिलने लगी? बिल्कुल मिल रही है वहां पे जी, निश्चित तौर पर ये व्यवस्था शुरू हो गई क्या? मेरा सवाल है, हिमाचल में छोड़ दीजिए, 2 राज्यों में आपने अनाउंस किया लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया जो है ओल्ड पेंशन संगठन है, इन्होंने ओल्ड पेंशन संगठन ने इस चीज को यहाँ पर कहा उस सम्मेलन के अंदर जो 1 महीने पहले हुआ था, 1.5 महीने पहले, ठीक, जिसमें कि जब राजस्थान में मिल सकती है, छत्तीसगढ़ में मिल सकती है और हिमाचल ने चालू कर दिया है, तो बाकी ये बीजेपी के स्टेट क्यों नहीं करें? ये हमारी मांग है। और ठीक है, बीजेपी हमारे साथ हैं, दिव्यराज जी हैं जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी 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 जी, दिव्यराज जी ये बताइए, क्या सरकार की मंशा है इस पर, क्या रुख है ओपीएस को लेकर? वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं, लेकिन मंचों से कई बार संकेत जरूर मिलते हैं, आप विचार भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत सीनियर विधायक आदरणीय पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के जो विधायक, उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम एनडीए सरकार ने बंद करी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि एनडीए सरकार की जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी, तब कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था। ये चीज ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी उसको समर्थन किया था। दूसरी बात, जहां जहां ये लोग लागू करते हैं, ये लोग जैसे राहुल गांधी जी जब पहले चुनाव के पहले बोले थे कि हम किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, अगर नहीं माफ किया तो 1, 2, 3, 4, 10 तक गिना करके उन्होंने कहा कि 10 दिन में मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उसी प्रकार से ये लोगों ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी 1-2 साल पहले उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन सालों सालों निकल आए, लेकिन ये क्रियान्वयन कभी नहीं करते हैं। घोषणा करते हैं लेकिन क्रियान्वयन कभी जमीन पे दिखाई नहीं देता है, केवल जनता को गुमराह करने के लिए। और जब सरकार में आ जाते हैं तो बोलते हैं हमारा खजाना खाली है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, फलाना ढिकाना। इनके पास कई सारे ऐसे बहाने रहते हैं कि हम कर रहे हैं, करते हैं, और केवल टालने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो काम करती है वो ठोस काम करती है। हमने आज लाडली बहना योजना लागू करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ है, और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो पैसा ही नहीं है। आज मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विकास के कार्य भी हो, जनता को कि जो चाहे घर देना हो, चाहे बाकी सारी जितनी भी स्कीम्स है, वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू करी है। हमारी सारी योजना, चाहे संबल योजना हो, सारी वापस सुचारू रूप से चालू हो गई है। निश्चित रूप से हम लोग, यही सवाल तो कांग्रेस उठा रही है कि जब इन योजनाओं के लिए आपके पास पैसा है तो ओपीएस के लिए क्यों नहीं? निश्चित रूप से उसके लिए भी हमारी सरकार कहीं ना कहीं उसका देख रही है कि परीक्षण कर रही है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें इन्होंने कहा भी है कि हम इसके ऊपर पूरा परीक्षण करेंगे। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार देने के माध्यम से हो, चाहे पुराने कर्मचारियों को हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में जोड़े, कहीं ना कहीं हमको एक सामंजस्य, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सके और जो पुराने कर्मचारी हैं उनको भी हम संतुष्ट कर सके। ठीक है दिनेश जी,
पुरानी पेंशन स्कीम लागू होती है तो स्वाभाविक है कि वो दूसरी मदों से ही आएगा, तो फिर इसका असर स्वास्थ्य, शिक्षा या इंफ्रा, ऐसी तमाम जो दूसरी मदों में पैसा होता है वहीं से आएगा ना, उनपे इम्पैक्ट होगा। देखिए सरकार में प्रशांत जी जो पैसा होता है वो कोई उसमें ये तो लिखा नहीं होता है कि ये किस चीज के लिए काम आएगा। ये तो सरकार जब नीति बनाएगी, जब उसकी जो आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से बनाएगी। देखिए अभी जो एनपीएस की जो बात हुई वो क्यों हुई, क्योंकि सरकारों पे जो राज्य सरकारें थी उन पर बर्डन बहुत ज्यादा था पेंशन का। अब जो सैलरी में जो पैसा दे रहे हैं कई जगह तो राज्य सरकारों को उससे ज्यादा पैसा पेंशन पर देना पड़ा। मध्य प्रदेश में जो है ना, इस बार जो बजट आया उसमें 17% जो है एडिशनल प्रोविजन करने पड़े। मुझे जहां तक याद है वो 23,000 करोड़ के करीब ये पेंशन होगी सालाना। तो आप सोचिए कितना बड़ा बजट है। तो जब पूरे सारे राजनीतिक दल इस पर सहमत थे कि सरकारों पर जो दबाव है उसको कम किया जाए और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाई जाए, तो ये कंट्रीब्यूटरी है। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों को इसके साइड इफेक्ट पता लग रहे हैं कि इससे क्या क्या नुकसान है, तो निश्चित तौर पर जो कर्मचारी है उसमें एक असुरक्षा का भाव है कि ये हमारे पैसे से जो काट रही है सरकार, फिर उसमें शेयर बाजार आधारित व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इफेक्ट जो पॉजिटिव सोच रहे थे वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो यदि आपकी एनपीएस इफेक्टिव है, एनपीएस आपको लगता है कि कर्मचारियों के हित में है, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि 2004 में जब लागू हुई है तो ये पुराने कर्मचारियों पे नहीं हुई, जो नए कर्मचारी आए हैं उनका कोई हाल ही में रिटायरमेंट भी नहीं है। अभी जो है रिटायरमेंट में उनको अभी कम से कम जो है और 10 साल लगेगा, 10-15 साल का वक्त है, तब तक जो है उनकी पेंशन से, उनके जो वेतन से है वो पैसा जमा करते रहेंगे। लेकिन आप देखिए केंद्र सरकार भी बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि वो ओल्ड पेंशन के पर नहीं जा रही। उन्होंने जैसे राजस्थान में वित्त मंत्री ने कहा था कि वो जो एनपीएस का पैसा है वो राजस्थान सरकार को नहीं देंगे, वो हम नहीं चाहेंगे कि वो मिसयूज करें। तो ये विषय राजनीतिक दलों का विषय है, अलग अलग उनका एजेंडा। यदि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है तो उसने बहुत कैलकुलेटेड एजेंडा है। अल्टीमेटली उनकी सरकार आई तो बर्डन तो उन पर भी आएगा, उनको भी कहीं ना कहीं से भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। उमाशंकर तिवारी जी, आप लोग मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होता भाई पुरानी पेंशन का कोई नया फॉर्मूला भी आप लेकर आते ताकि भाई सरकार पर भी उतना बोझ ना पड़े। चूंकि भाई पिछले फॉर्मूले में तो भाई कोई अंशदान कर्मचारी का नहीं होता था पेंशन में, सीधा 50% पेंशन कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद मिलती थी। कोई ऐसा फॉर्मूला जो बैलेंस हो जाता, बीच का कोई रास्ता निकल आता। जी जी, देखिए मैं एक चीज कहूंगा, जैसे माननीय गोपाल भार्गव जी ने कहा, तो मैं ये कहूंगा बहुत देर से हमारी आस लगी थी, माननीय वित्त मंत्री जी ने ना करते करते बहुत देर कर दी। ये बहुत दिनों से टाला जा रहा था और माननीय वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ये सरासर गलत है। कई प्रदर्शन बड़े बड़े हो चुके हैं और कई मांग पत्रों में इसका उल्लेख किया जा चुका है। 1950 से ये योजना लागू थी ओल्ड पेंशन स्कीम की, और ये 2014 तक, लगभग 2004 तक चली। तो इतने सालों में भी जो सरकारों ने पेंशन दी है, निश्चित रूप से उन पर भी बोझ आया होगा। और अभी 5 राज्यों ने जो लागू करने की बात की है, जिनमें 4 राज्यों में बिल्कुल आदेश निकल चुके हैं, और उसका अभी क्योंकि कर्मचारी रिटायर नहीं हो रहा है, रिटायर होगा जब ही मिलेगी। और जो पुरानी पेंशन वाले थे उनको 50% मिलता था, या उसका एक गणित होता है, 33 साल की सेवा देखी जाती है, उसका एक कैलकुलेशन निकाला जाता है। अगर 33 साल की सेवा नहीं है तो उसे उनको भी कम मिलती है, लेकिन इसमें तो 1500, 1700, 1800 रुपए मिलते हैं। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कर्मचारियों को तो जैसे दवाई का प्रयोग होता है जानवरों पर, ऐसा सारा प्रयोग अभी जो भी सरकारें होती हैं वो कर्मचारियों पर करती हैं। कर्मचारियों को अभी आपको बताना चाहता हूं, जुलाई 2017 से जुलाई 2019 से जो हमारा डीए मिलना था वो अक्टूबर 2022 तक नहीं मिला। उसमें 6400 करोड़ रुपए सरकार ने बिल्कुल हमारे दवालिया, हमें एक पैसा नहीं मिला। ये 27 महीने का था जो केंद्र सरकार ने दिया है, हमारी राज्य सरकार ने नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8000 करोड़ की एक योजना लागू करी, लाडली लक्ष्मी योजना। बिल्कुल करें, हमें कोई बुराई नहीं है, सरकार को चलाना है और उनको सबको देखना है, कर्मचारी उनका लिए नहीं है। लेकिन कर्मचारियों के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। 2008 से पहले ये होता था कि 5 साल तक कोई भी विधायकगण अगर कार्यकाल पूरा करेंगे तो उन्हें पेंशन मिलती थी। फिर 2008 के बाद ये हुआ कि उन्हें 6 महीने पूरा करेंगे तो, और 2012 में ये हो गया कि अगर केवल निर्वाचन का पत्र ले लेंगे उन्हें पेंशन पूरी मिलेगी। अब देखिए, आपको ये बता रहा हूं, कर्मचारियों के लिए सब लोग बोल रहे हैं, सारा चीजें बोले कर्मचारियों पे भार आ रहा है। जितना भी स्थापना व्यय होता है उसमें माननीय मंत्रीगण की तनख्वाह होती है, विधायक गण की तनख्वाह होती है, सांसद गण की तनख्वाह होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तनख्वाह होती है, और वो स्थापना व्यय केवल कर्मचारियों के लिए बता दिया जाता है। ऐसा उचित नहीं है।
और ये जो विधायकों को और हमारे सांसद गण के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आईएएस हूं और मैंने नौकरी छोड़ के सांसद बन गया, तो मुझे एक तो आईएएस की मिलेगी पेंशन, दूसरी सांसद बन गया उसकी मिलेगी, फिर मेरे को विधायक बन गया तो उसकी मिलेगी, तो 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। और हमारे प्रदेश के करीब 800 पूर्व विधायकों में से 20% ऐसे विधायक गण हैं जो मीसाबंदी की भी ले रहे हैं और अन्य जो रिटायरमेंट की दूसरे विभागों से हुए हैं या जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, सांसद बने, विधायक बने, ये सारी पेंशन ले रहे हैं। तो कर्मचारी क्या इंसान नहीं है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ये योजना ला रहे हैं तो इन योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कर्मचारी पे सारा कुठाराघात होगा, ये तो उचित नहीं है। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, मतदाता सभी हैं, 5,39,00,000 मतदाता हैं, उसमें 40 लाख करीब हमारे कर्मचारी हो जाते हैं, जो कि 8% जाका होता है। तो 8% बहुत होता है, हमारा भी ध्यान रखिए क्योंकि हम भी इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बड़ी बात आपने कही। पीसी शर्मा साहब, आप सुन रहे होंगे प्रदेश सचिव हैं कर्मचारी संघ के तिवारी जी, एक तो वो उस पूरी सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो विधायक सांसद, मतलब आप 2-2, 3-3 सैलरी, मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं, उस जमात पर सवाल उठा रहे हैं वो। दूसरा एक और बात है कि जो आर्थिक विश्लेषकों की एक राय है, और लगातार ये राय है पीसी शर्मा साहब, कि ज्यादातर राज्य कर्ज, उनके ऊपर बड़ा कर्ज है, और अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाती है तो इकोनॉमी स्टेटों की ध्वस्त हो जाएगी। देखिए, ये बड़ी सही बात कही उमाशंकर तिवारी जी ने कि ये कर्मचारियों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे बंदर पे, जानवरों पे, मछली पे टेस्ट करते हैं कि दवा इस पर कारगर है कि नहीं। उसी तरह से अब ये कर्मचारियों पे मध्य प्रदेश की सरकार ये कर रही है। भाई सवाल ये है कि वो व्यक्ति जिसने आपकी पूरी सेवा की है 30-40 साल तक, वो आखिरी में कहाँ जाएगा? बुढ़ापे में। और उनके जो आश्रित लोग हैं उनका क्या होगा? ये जो एनपीएस है उसमें 500-600 रुपए मिल रहे हैं। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि हम जब दूसरी योजनाओं के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं जिससे वोट मिलेंगे, इनको लगता है कि कर्मचारी इनको वोट नहीं दे रहा है, ये कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये छोड़ो, दूसरी योजना लो जिससे तुरंत वोट मिले। ये केवल वोट की राजनीति चल रही है, जिसमें ये समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो वाला वोट देखो जिसको फ्रेश कुछ देने से मिलेगा। और ये अभी हमारे युवा विधायक जी सिंह साहब जो कह रहे थे कि किसानों का ऋण माफ नहीं किया, अरे जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, ये तो मैं प्रभारी था हरदा जिले का, ये इनके पत्नी के नाम से ऋण माफी हुई, और 27 आज भी आया है कि 27 लाख किसानों का 11,000 11,500 रुपए माफ किया था। होशंगाबाद जिले और वहां का मैं प्रभारी था। नहीं, बात सुन लीजिए, बात पूरी सुनिए। तो ये बात कहना कि 10 दिन के अंदर कोई भी सिस्टम 5 साल के लिए होता है। दिग्विजय सिंह सरकार ने जब सैलरी नहीं दे पा रहे थे तब संविदा का फॉर्मूला ले आए, भर्तियां कम कर दी, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये पूरी ये गुरुजी और टीचर की और शिक्षक की जितनी भर्तियां हुई हैं कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार या कमला सरकार में हुई, ये तो अभी धरने दे रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे पा रहे हैं। यह हाल है भारतीय जनता पार्टी का। ये केवल एक ही चीज देख रहे हैं, अभी फ्रेश वोट कहां से मिलेगा। जो रोजगार की बात की, रोजगार मिल कर रहा है। आप रोजगार की है कि जो रोजगार कार्यालय है उसमें 38 लाख रजिस्टर्ड है और 4 नौकरियां दी गई, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख रुपए एक नौकरी पर खर्च आया। 19 करोड़ रुपए इनका खर्च आता है साल भर का। ये ध्वस्त हो चुका है सिस्टम। मध्य प्रदेश में सरकार का सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, इनके पास कोई आइडिया नहीं है। आज की तारीख में केवल ये देख रहे हैं कि कहां से विचार करके सत्ता पर विपक्ष कोई कर्मचारियों का बीमा का पैसा नहीं दे रहे, कर्मचारियों का बीमा का पैसा नहीं दे रही है सरकार। दिव्यराज जी, बीमा का वो दें। और कर्नाटक में आप लोग विचार कर रहे हैं ओपीएस को लेकर, हिमाचल में आप लोगों को शिकस्त मिली है, उसको लेकर भी कोई विचार है क्या शीर्ष स्तर पर? नहीं, विचार निश्चित रूप से हम लोग भी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने भी कई बार प्रस्ताव दिया है, आपके पूर्व पेंशन स्कीम के संघ के लोग हमारे पास भी आए हैं, मैंने स्वयं भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके पक्ष में। निश्चित रूप से जैसा आपने भी कहा है कि एक जरूर हमको एक मिड पॉइंट लेके आना जरूरी है। केवल हम ये कह दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू कर दिया जाए तो जरूरी नहीं कि वही लागू हो पाएगी। हमको कहीं ना कहीं एक उसका एक फॉर्मूला लेके आना चाहिए। आज अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने तिवारी जी ने कहा कि विधायकों को भी पेंशन मिलती है, चाहे वो 1 दिन का हो जाए,
विधायकों को कितनी पेंशन मिलती है, सब जग जाहिर है। मान लो 20,000 रुपए मिलती है पेंशन। एक ओल्ड टीचर को आप कितनी पेंशन मिलती है आज, जो पुराने स्कीम से आ रहा है उसको 80,000 रुपए पेंशन मिलती है। तो कंपैरिजन किया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। कहीं ना कहीं आज हम देखें तो उसको कहीं ना कहीं हमको एक पैरिटी लानी पड़ेगी कि एक बीच का रास्ता लेकर के आए, जिससे तनख्वाहें और जो पेंशन हो वो उस लेवल की हो जिससे आम जनता, एक हम लोग रोजगार भी ज्यादा दे सके और उसका बजट भी हम कहीं ना कहीं वहन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है दिनेश जी। जी दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। अगर पेंशन जाएगी तो भाई जनता के टैक्स से ही जाएगी ना, और उस टैक्स में वो भी शामिल होगा जो रोज मजदूरी करता है, 400-500 रुपए 300 रुपए कमाता है, तब खाना खाता है। भाई वो जिस दिन काम करने लायक नहीं हुआ तो वो उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS हैं, 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी लाखों में है, तो पेंशन भी लाखों में जाएगी ना। निश्चित तौर पे देखिए, अभी 7वां पे कमीशन है, आगे 8वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां, तो उस वक्त अलग स्थितियां होंगी। तो लेकिन देखिए अल्टीमेटली जो भी आप कर रहे हैं, आप वेलफेयर स्कीम भी चला रहे हैं तो जनता के टैक्स ही चला रहे हैं ना, तो उसको लेकर भी लोगों की अपनी एक ओपिनियन होता है कि आप मुफ्त का पैसा क्यों दीजिए। तो जो भी आप करते हैं कर्मचारियों को लेकर विषय इसलिए उठता है कि वो लगातार एक सरकार को लगातार सर्व करता है और लंबे समय तक सर्व करता है, तो उससे बेसिकली सोशल सिक्योरिटी की बात होती है। जब ओल्ड एज होते हैं तो आपके पास क्या क्या सुरक्षा का वो है, आपके पास एक वेतन होता है, एक तनख्वाह होती है, और कोई रास्ता तो होता नहीं है। तो सरकार और कोई जरिया बना दे कि हम सब इनको एक स्कीम के तहत 20,000 रुपए देंगे, 30,000 रुपए देंगे, तो वो भी जो है किसी उस तरह फॉर्मूला बनता है तो उस तरह का होगा। ये केवल कंसेप्ट जो है पेंशन का वो सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से है कि उस ओल्ड एज में वो काम करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उसने पूरी उम्र काम किया, कोई व्यवसाय तो किया नहीं, कोई दुकान तो खोली नहीं कि उससे उसकी तरक्की हो गई। तो जब आप NPS लाए थे तो वो उससे नुकसान यदि लोगों को हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो उसमें रिव्यू करने में कोई भी चीज, यदि अलग अलग राज्य भी सोच रहे हैं कि हम इस पे NPS को फिर OPS पर आ जाएं, तो उनका अपना एक सोच है। केवल वोट बैंक नहीं होगा इसके पीछे, इसके पीछे बहुत सारे और भी चीजें होंगी, क्योंकि कर्मचारियों के अकेले के आप वोट से कोई भी राज्य में आप पूरी तरह से सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि इतने कर्मचारियों की संख्या कम हो चुकी है। आप देखिए पेंशनेबल कर्मचारी ज्यादा हैं, जो रेगुलर सर्विस में वो तो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल है या आउटसोर्स है, तो इसलिए उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा सिस्टम आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पर चला गया है। बिल्कुल, इसी यही जिक्र भी मैं कर रहा था, शायद 2003 में ये हुआ भी था। तिवारी जी, ये भी होगा ना कि भाई जब सरकार के ऊपर बोझ ज्यादा आएगा तो रेगुलर जॉब्स निकालनी कम कर देगी सरकार, उसका भी असर होगा। तो बेहतर हो को कोई ऐसा मिला जुला फॉर्मूला निकल आए जिससे कर्मचारियों को राहत भी मिल जाए, सरकार पर बोझ भी ना हो, जो बात दिनेश जी भी कर रहे हैं। जी मैं भी उनसे सहमत हूँ। माननीय विधायकगण जो बैठे हैं, PC शर्मा साहब और सिंह साहब, आपने भी जो बोला मैं उससे सहमत हूँ। सरकार के बहुत सारे काम होते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है, उसके लिए किसान भी है, मजदूर भी है, लेकिन कर्मचारी भी जब रीढ़ की हड्डी होता है। अभी कोरोना काल में सब घर में बैठ गए थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर काम कर रहा था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। घर का कचरा उठाने की बात हो, पानी खोलने की बात हो, बिजली घर का कर्मचारी हो या अन्य जगह कर्मचारी हो, उसने क्योंकि उसकी नौकरी चली जाती, यही चीज अगर आउटसोर्स वाला होगा वो भी बेचारा काम कर रहा था क्योंकि उसे नौकरी का था, तो उसको सुविधाएं भी मिलना चाहिए। आज BPL वाले या झुग्गी झोपड़ी में हमारे रहने वालों के लिए सरकार ने 5 लाख तक का इलाज कर दिया। कर्मचारी को क्या मिल रहा है? अगर एक आदमी अभी मर जाए तो उसे 4 लाख रुपए उसे मरने पे मिल जाते हैं, लेकिन कर्मचारी को क्या मिल रहा है? ये सारी चीजें अगर कैलकुलेशन करा जाए कि कर्मचारी पे ही सारे कुठाराघात क्यों हो रहे हैं। रही बात अभी आपने बोला था माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आंकड़ों के साथ बात करता हूँ कि जनवरी 2002 से लेकर और 8 दिसंबर 2003 तक, जब तक माननीय उमा भारती जी ने ज्वाइन नहीं करा था, तब तक दिग्विजय सिंह का कार्यकाल जो आखिरी कर रहा था, 24 महीने के कार्यकाल में उनने बहुत जिस प्रकार से कर्मचारी को तंग किया था, तो आज तक उसके परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को करने का परिणाम 2003 उमाशंकर तिवारी जी, तो समझिएगा सत्ता पक्ष विपक्ष को समझना होगा कि कर्मचारी नाराज ना हो। माफी चाहूंगा उमाशंकर तिवारी जी, वक्त कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।